हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग बिहार एक परिचय ऑब्जेक्टिव बुक है जो कि इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा लिखा गया है, जो कि हमारे बीपीएससी एग्जामिनेशन और भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि सीडीपीओ हो गया, बिहार एसआई हो गया। इसमें आपको पता है कि हिस्ट्री का सेक्शन जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए हम इसमें ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। और इसमें पता है आपको कई सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं इसमें कि प्राचीन हिस्ट्री, तो आज हम इसमें प्राचीन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी किताबें यूज कर रहे हैं उसको एक किताब पे स्ट्रिक्ट रहिए सिलेबस पे, जैसे कि इम्तियाज अहमद ये ऑब्जेक्टिव बुक है, एक सब्जेक्टिव बुक भी आता है जिसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक एक करके, जैसे कि पहले हमारा प्राचीन रहेगा, उसके बाद फिर मध्यकालीन रहेगा, इस तरह के हिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें इसमें क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और ये, हाँ, ये न्यू संस्करण है। ठीक है, ये 2021 वाला नया संस्करण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का इतिहास। इतिहास के स्रोत, सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है। तो राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें चार ऑप्शन है: चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, हरिब्रह्मदेव। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा, चंद्रेश्वर। मिथिला राजा के मंत्री चंद्रेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षाटगुणी सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ये 63वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। इसका आंसर है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उदवंत प्रकाश के लेखक हैं। इसका आंसर है मौली कवि। ये भी 60वीं 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उपयुक्त सभी से, पाटलिपुत्र से भी, बराबर से भी और राजगिरी से भी। बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। कहाँ से मिलता है? इसमें चार ऑप्शन है: मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मास्वामिनी से, वृतांत से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर है ए, मनेर ताम्रपत्र से। ठीक है, गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे क्या कह रहा है? किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त? तुर्क राजवंश के अभिलेख चार ऑप्शन है हमारे पास: ममलुक वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है तुगलक वंश। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो उसका आंसर है तुगलक वंश। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। इसका आंसर, इसमें भी चार ऑप्शन है, पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। केंद्रीय बिहार, उपयुक्त में दक्षिण बिहार, उपयुक्त में तो इसका क्या आंसर होगा? तिरहुत। ठीक है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्रियों का नाम है। तो फाहियान, युआन च्वांग, इत्सिंग। तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। इसका मतलब यहाँ हुआ फाहियान भी आया था बिहार आने वाले चीनी यात्री, युआन च्वांग भी आया था और इत्सिंग भी आया था। ठीक है, देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था? मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ, मुल्ला बहवानी, मोहम्मद सादिक। तो इसका आंसर क्या है? मुल्ला तकिया। ठीक है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? यहाँ पे देखना है, नहीं आया था। कौन से यूरोपीय यात्री बिहार नहीं आए थे? इसका आंसर कौन सा है? फ्रांसिया बर्नियर। ठीक है, बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? मुल्ला तकिया, मुल्ला बहवानी, मिर्जा नाथन, मिर्जा गुलाल हुसैन की। इसका उत्तर क्या है? मिर्जा नाथन का। ठीक है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं: भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे, ऑल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या है हमारा, फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, आइए। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत क्या क्या है इतिहास के? तो वो सभी हैं: भग्नावशेष हैं, यात्रा वृतांत है, अभिलेख है, सिक्के हैं और धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, 13वां नंबर प्रश्न लिखते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं: भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, धार्मिक ग्रंथ। तो क्या है आंसर का? उपर्युक्त सभी। अभी हमने पिछला प्रश्न में भी इसी तरह मिलता जुलता प्रश्न देखे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है सी, लौरिया अरेराज से, तीसरा लौरिया नंदनगढ़ से, चौथा सहस्त्राम से, पांचवा रामपुरवास। इसमें किसमें नहीं, कहाँ से नहीं मिला है, मौर्यकाल का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है? आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र में नहीं प्राप्त हुआ है और बाकी सभी में प्राप्त हुआ है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सहस्राम और रामपुरवासी। ठीक है। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ, अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है सहस्राम से। अभी हमने ऊपर में क्या देखा, क्वेश्चन था मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, तो यहाँ से आपने देख लिया, तो सहस्राम से भी था। अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हो, प्रथम लघु शिलालेख यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, शिलालेख, तो वह सहस्राम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है कौन सी है? संस्कृत है, प्राकृतिक है, ए एवं बी दोनों है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है? तो इसका उत्तर क्या है? प्राकृतिक। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है? वो है प्राकृतिक। बिहार से नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है खरोष्ठी, अरामाइक, ब्राह्मी, उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर है ब्राह्मी। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि कौन सा है? ब्राह्मी है। ठीक है। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? क्या है? मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? इसका चार ऑप्शन है इसके भी, मुल्ला तकिया, मिर्जानाथन, मुल्ला भवानी। तो इसका उत्तर है मुल्ला भवानी। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? किसकी रचना है? मुल्ला भवानी के। ठीक है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है क्या? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है सभी है, कीर्तिलता भी है, कीर्ति पताका भी है और वर्ण रत्नाकर भी। ठीक है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? चिरांद से, चिरांद छपरा में है। ठीक है। चेचर, वैशाली से एवं सोनपुर से, मनेर से, कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी से। धातु प्रस्तर प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, हर जगह से मिले हैं। इसमें की चार ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चिरांद है, चेचर है, मनेर से है। ठीक है। बिहार के गया जिले के अपसगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? बिहार के गया जिले की अपसगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें चार ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, प्रवर्ती गुप्त वंश है, हर्यक वंश है, मौर्य वंश है, पाल वंश है। इसका उत्तर क्या है? प्रवर्ती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप बिहार पीसीएस या सीडीपीओ, एसआई किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन से रिपीटेशन हो जाता है, और जैसा कि आपको पता है कि ये इम्तियाज़ अहमद की जो ये बुक है ऑब्जेक्टिव का, इससे कई बार प्रश्न का पुनरावृत्ति हुआ है, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें। ठीक है। बिहार प्रांत के प्राप्त देवरनाक का लेख शाहपुर, पटना से और बाघा से प्राप्त लेखों में जानकारी क्या मिलती है? इसे क्या जानकारी मिलती है? चार ऑप्शन है, मौर्य युग के बारे में, नंद वंश के बारे में, गुप्त युग के बारे में, या परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि देववर्णाक का अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त, जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, और उपर्युक्त सभी से। ठीक है। यहाँ पे पूछा था पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो कहाँ से? इसमें आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, सर्वाधिक पूछ रहा है। ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत पूछ रहा है, तो कौन सा है? वो है अथर्ववेद। ठीक है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है किससे? विनय पिटक से, कल्पसूत्र से, अंगुत्तर निकाय से और दीन निकाय से। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मिलती है अंगुत्तर निकाय से। ठीक है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है? मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार, शुंग वंश का बौद्ध विहार। तो इसका उत्तर है पाल काल का बौद्ध विहार। हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है? पाल काल का बौद्ध विहार। ठीक है। चलते हैं आगे। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग निकाय से जानकारी मिलती है, किस चीज की जानकारी मिलती है? देखिए
इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या है? मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में और उपर्युक्त ए एवं बी दोनों के बारे में। इसका उत्तर क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे उत्तर भी है। इसका उपर्युक्त उत्तर है ए एवं सी, मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? किस ऊपर में क्वेश्चन क्या था? बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीन निकाय से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? इसका आंसर है कनिंघम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? इसका ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन है, तो किसने पता लगाया था? कनिंघम ने। अभी हमने ऊपर में कनिंघम के बारे में क्या पढ़ा? बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला प्राचीन स्थलों की खोज करने कौन था? तो वो था कनिंघम। तो वहाँ नेक्स्ट में वही नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो वो था कनिंघम। ठीक है, वहां से 2 अभिलेख भी मिले। कहाँ से? नालंदा से, जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नालंदा में जो भी वहां से अभिलेख प्राप्त, क्या उस पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण था? ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको रहना हाँ, वहां पे उत्कीर्ण था। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर की भी खोज किया था। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। अब यहाँ पे देखिए फिर है, केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरिराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल और उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या है? उपर्युक्त सभी। विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णित है? ये कहाँ वर्णित है? ये है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है, वो कौन सी है? खरुष्ठी, अरामाइक, ग्रीक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? द्विभाषी अभिलेख, बाइलिंगुअल अभिलेख पूछा जा रहा है, तो उसका उत्तर है शेरशाह से। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? इसका उत्तर होगा अकबर। ठीक है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिलते हैं? वो है अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? बौद्ध धार्मिक साहित्य में, ठीक है, इसका उत्तर है दीन निकाय। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? इसका उत्तर है गुलाम हुसैन तबतबाई ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मध्यकाल बिहार से संबंधित इन स्रोतों की को सही सुमेलित करें। इसमें आपको सही सुमेलित करना है, तो इसमें देख लेते हैं, ये सभी हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। इसका उत्तर होगा बी होगा। क्या होगा? ए का दो, जैसे कि रि, रियाज उस सुल्तान, इसका किससे होगा? ये होगा गुलाम हुसैन सलीम से। और दूसरा क्या है? तारीखे शेरशाही, इस ये क्या किससे होगा? अब्बास सरवानी से। ठीक है, उसके बाद वाकियात मुस्ताकी का होगा रिजुकुल्लाह। और फिर अफसानाए शाही किससे होगी? ये होगा शेख कबीर से। और बसाती उनसी ये एक देहलवी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुल्ला भवानी यात्री थे, कहाँ के थे? ईरान के थे। ठीक है, मुल्ला भवानी के यात्री वृतांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, क्या है? उपर्युक्त सभी कौन सा है? फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट गेजेटर है, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट है, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज है। ठीक है, इसमें आधुनिक बिहार के लिए कई सारे स्रोत हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका हम लोग पहले भी देखे थे। इसका है राजनीतिक नीतियों के बारे में। अब सड़गाया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों की कथा दृश्य अंकित है। क्या होगा? किसके है? तो रामायण के है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब प्राचीन बिहार में देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक। एक मिनट, हाँ, प्राचीन बिहार देखते हैं। इसमें पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में देखेंगे। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमाता। यहाँ पे क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है? बिहार में। इसका उत्तर है ये सी नंबर है, 40,000 ईसा पूर्व में। ठीक है,
बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं क्या क्या? चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ियों के फलक, मृदभांड, केवल इसमें आंसर क्या होगा? सभी प्राप्त हुए हैं। कुल्हाड़ियों के ये फलक, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड सभी प्राप्त। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त होते हैं। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? हम लोग ने पूछा, हम लोग ने पहले अभी क्या देखा? आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो है नालंदा एवं मुंगेर से। अब किस युग के हैं? तो वो किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये मुंगेर से मिले हैं। बिहार में चिरांद कहाँ है? सारण में। एवं चेचर कहाँ पे? वैशाली से। क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है नव प्रस्तर युग। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी से प्राप्त हुए हैं। ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? वो वैशाली चेचर से भी हुए हैं, चिरांद सारण से, सोनपुर एवं मनेर से भी हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल का आरंभ। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः किस काल में? इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल, लगभग 800 ईसा पूर्व में। ठीक है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था क्या था? लोहे का उपयोग, कृषि का विस्तार, व्यापार का विस्तार, साम्राज्य विस्तार। इसका उत्तर है लोहे का विस्तार। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में लोहे का उपयोग था, सहायक था। श्रुति और किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य कौन कौन थे? इसका आपको पता है, ये तो मगध तथा विदेह था, और दूसरा अंग एवं लिच्छवी। अंग कहाँ से है? वो भागलपुर से। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवासी साक्ष्य विवरण मिलता है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण में। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था, अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? इसका उत्तर हो गया मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, कौन सा था? वो था विदेह। बिहार के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, और ये दार्शनिक का राज्य व्याकरण का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? व्रात्य शब्द जो है वो मगध के लिए किया गया है। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो वो है विदेह। ठीक है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? वो था शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं महाजनपद देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इन इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो वो है 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वो है वत्स, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? वो है भागलपुर एवं मुंगेर में। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वो थी चंपा, अंग प्रदेश की। ठीक है, अभी हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। बुद्ध के समय चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो वो है मगध में था। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी थी, वो कौन सी थी? वो थी गिरिवज राजगीर। मगध पे कई सारे बीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 65वीं में देखें, 66वीं में देखें, तो 66वीं में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखिए। और इसमें से हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन है, प्राचीन के, प्रागैतिहासिक, सभी को हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, मगध तथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? वो है चंपा नदी। ठीक है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वो था वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? ये थी चेदी। ठीक है, वज्जी संघ की राजधानी थी कहाँ पे? वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वो है वज्जी संघ। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी?
वो है वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो था गिरिवज राजगिरी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, कौन सा? अंग। ठीक है। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वो है लिच्छवी। अब हम लोग जैन धर्म को देखते हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है कुंडग्राम में। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो वो है वैशाली जिले में। ठीक है। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है, महावीर स्वामी के जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, वो था वजीशंग से। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी, वो कौन थी? लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, वो कहाँ? वो था पावापुरी में। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी कहाँ पे? वो है पावापुरी में। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त के शासनकाल में। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके का शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? वो था स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, क्या कार्य हुए थे? उसमें कार्य ये हुए थे, दोनों हुए थे। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। क्या किया गया? लिपिबद्ध किया गया। ठीक है। दूसरा ये भी था उसका उत्तर, दोनों हुआ है इसका। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के दो भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। ये ध्यान रखना है। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर पूज्य वसु पूज्य की जन्मस्थली थी, कौन सा? वो था चंपा। ठीक है, जो कि अंग प्रदेश की राजधानी है। बौद्ध धर्म अब देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गिर त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो गए थे वो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम, जो कि बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो वो मिले थे उरुवेला बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पे? तो वो था बोध गया में। ये सभी आप लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस नदी के किनारे? वो थी निरंजना नदी। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? तो कौन से कार्य हुए थे? वो थे बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दो सॉरी द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या था? वो था बौद्ध धर्म को दो भागों स्थावीर, यहाँ पे देखिए, स्थावीर और महासंघी के रूप में विभाजित हुआ। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? इसमें किए गए कार्य थे, कुछ कठोर नियम बनाए गए था, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। क्या हुआ? अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो वो है सभी से। महात्मा बुद्ध का वैशाली से भी संबंध रहा है और राजगीर से भी संबंध रहा है और बोधगया से भी संबंध रहा है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। किस चीज को लेके? इसमें क्या ऑप्शन है? सभी होगा, बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह और उपर्युक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था कहाँ पे? नालंदा में। अब देखते हैं हम लोग मगध साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है किसको? मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी कौन सा? गिरिव्रज राजगीर। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था कौन? उसका था बृहद्रथ। ठीक है। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था कौन था? वो था बृहद्रथ तथा जरासंध।
मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? वो था बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? किस वंश के थे? वो थे हर्यक वंश के। बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के। बिंबिसार को श्रेणी तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था, ध्यान रखना है आपको। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ किसके शासनकाल में भाई साहब? तो इसका आंसर है बिंबिसार के शासनकाल में। अभी हमने ऊपर में क्या पढ़ा था? बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था और उसी के काल में उत्कर्ष भी प्रारंभ हुआ था। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? बिंबिसार ने सभी के साथ विवाह किया। इसमें चारों जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, कौशल देवी के साथ भी बिंबिसार ने विवाह किया, चेलना के साथ भी किया और खेमा के से भी साथ किया। देखो क्या है कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ किया, जिसमें से कौशल की देवी कौशल, खेमा पंजाब की था, चेलना वजी संघ की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो वो जीता था अंग को। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? वो था अजातशत्रु। अपने पिता की हत्या करके सत्ता को प्राप्त की थी। ठीक है। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो किसने किया था? वो अजातशत्रु ने किया था। ठीक है। वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो वो थी वैशाली की। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? वो लक्ष्मी राज्य के साथ। ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? सबको पता है, ये उदयन ने किया था। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की राजगद्दी पर बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा गया। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? वो था उदयन ने। अभी देखा आपने, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी उदयन ने किया। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी भी बनाया, वो उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? वो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया? तो वो है शिशुनाग ने। ठीक है। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? वो शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो वो था कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? वो हुआ था कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था वैशाली में। किसके काल में हुआ था? कालाशोक के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वो था सावक मीर था। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंदवंश का संस्थापक महानंदनी को बताया गया है ना। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाश, सर्वछत्रांक, एक छत्र और एक राट कहा गया? वो था महापद्म नंद को। यह नंदवंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? वो था घनानंद। प्रथम प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? वो हुआ था अजातशत्रु। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हुआ था राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वो क्या था? महाकश्यप ने। किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया? सर्वप्रथम किया गया महापद्म नंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वो था घनानंद था। ठीक है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? वो उदयन ने। अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखते हैं। मगध शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण
आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। तो वो है वैशाली के वृज्यों द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मौर्य साम्राज्य से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आप लोग वीडियो को देखें पूरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।